नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही विकसित गुप्तचर प्रणाली रखने की परंपरा रही है। इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। भारत के अति प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों, मनुस्मृति, रामायण एवं महाभारत इत्यादि के उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि भारत में जासूसी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। परंतु इस वीडियो में हम मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था पर ही दृष्टि डालेंगे। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बिना प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था के एक सुरक्षित और प्रगतिशील राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जिनका कर्तव्य राज्य के लिए महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं को राजा तक पहुंचाना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उन सूचनाओं की खबर किसी अन्य के पास न पहुंचे, भले ही वह नगर का युवराज ही क्यों न हो। क्योंकि राज्य के संचालन में गूढ़ पुरुषों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, अतः उनकी नियुक्ति भी एक जटिल प्रक्रिया के तहत होती थी। उनके साहस, बुद्धिमत्ता और चरित्र का परीक्षण करके ही उन्हें गूढ़ पुरुष के पद पर नियुक्त किया जाता था। इसके लिए अनजान तरीके से 3 तरह के परीक्षण होते थे। पहला, भय और प्रताड़ना के द्वारा उनसे राज्य के महत्वपूर्ण भेद निकलवाने की कोशिश की जाती थी। दूसरे परीक्षण में उन्हें धन का लालच देकर उनसे भेद निकलवाने का प्रयास किया जाता था। और तीसरे प्रकार के परीक्षण में उन्हें शराब, जुए और नगर की गणिकाओं के पास ले जाने का लालच देकर उनसे भेद निकलवाने के प्रयत्न किए जाते थे। अगर वह इन प्रयत्नों के बाद भी अविचल रहता था, तभी उसे गूढ़ पुरुष का पद मिलता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुषों के 2 भेद बताए हैं। पहला, संस्था गूढ़ पुरुष, अर्थात वे गूढ़ पुरुष जो एक ही स्थान पर गुप्त रूप से रहकर राज्य की गतिविधियों का पता लगाते थे। और दूसरे, वे जो भ्रमणशील होते थे और वेश बदलने में माहिर होते थे। इस प्रकार वे जगह जगह जाकर अपने वेश बदलकर गुप्त सूत्रों का पता लगाया करते थे और उन्हें संचारा गूढ़ पुरुष कहा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में संस्था गूढ़ पुरुषों के भी 5 भेद बताए हैं। पहला, काप्टिक, अर्थात दबंग स्वभाव के गूढ़ पुरुष जो विद्यार्थियों के वेश में रहते थे। इनका मुख्य कार्य राजा और मंत्रियों के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का पता लगाना होता था। इसी प्रकार उदास्थित गूढ़ पुरुष वे गूढ़ पुरुष होते थे जो सन्यासी, बुद्धिमान और सदाचारी मनुष्य के वेश में रहते थे। ये व्यापारियों, पशुपालकों इत्यादि जनसाधारण के मध्य रहते थे और राजा को जनता की मनोस्थिति से अवगत कराते थे। इनके माध्यम से ही राजा यह जान पाता था कि उसका शासन कल्याणकारी है अथवा नहीं। दूसरी तरफ ये जनता को भी राजा के प्रति वफादार बनाए रखने का काम करते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित संस्था गूढ़ पुरुषों का तीसरा प्रकार गृहपतिक गूढ़ पुरुष है। गरीब कृषक वेशधारी गूढ़ पुरुषों को ही गृहपतिक कहा जाता था। ये कृषक वर्ग को राजा के अनुकूल बनाए रखते थे और कृषक वर्ग की समस्याओं को राजा तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इसी प्रकार गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाले गूढ़ पुरुषों को वैदेहक कहा जाता था। ये व्यापारियों के आचार, व्यवहार एवं दैनिक जीवन से संबंधित सूचनाएं राजा तक पहुंचाने का कार्य करते थे। संस्था गूढ़ पुरुषों का अंतिम प्रकार तापस बताया गया है। ये तापस अर्थात तपस्वियों के वेश में रहते थे। तपस्वियों की भांति इनके सिर मुड़े हुए होते थे या साधु की तरह ये जटाजूटधारी होते थे। ये नगर में विद्यार्थियों के साथ आश्रम बनाकर रहते थे। वैदेहक गूढ़ पुरुष इनके सिद्ध तपस्वी होने की बात का प्रचार करने में सहायता करते थे, जिससे अधिक लोग इनसे प्रभावित हो सकें, जिससे ये अधिक से अधिक सूचना राजा के पास पहुंचा सकें। संस्था गूढ़ पुरुषों को समझने के बाद अब चलिए संचारा गूढ़ पुरुषों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। वे गुप्तचर जो तंत्र मंत्र का जानकार होने का स्वांग करते थे और हस्त रेखाएं देखने का स्वांग करते, या फिर पशु पक्षियों की बोलियों से मंगल और अमंगल बताने का स्वांग करने वाले गुप्तचरों को सत्री कहा जाता था। ये गायन, नृत्य, अभिनय और वार्तालाप आदि कलाओं में निपुण होते थे।
इसी प्रकार शूरवीर तथा शक्तिशाली गूढ़ पुरुष जो मृत्यु का भय नहीं रखते थे उन्हें तीक्ष्ण कहा जाता था। ये धनोपार्जन के लिए हाथी, बाघ और सर्प जैसे हिंसक पशुओं से भी युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इसके अतिरिक्त शत्रुओं का भेद जानकर उनको विष देकर मार डालने के लिए रसद नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति ही रसद गूढ़ पुरुष के रूप में नियुक्त किए जाते थे, जिनका खुद के सगे संबंधियों से भी कोई स्नेह नहीं होता था। ये रसोइयाँ, नाई, स्नान कराने वाला या पानी भरने वाला इत्यादि रूप में काम करते थे। आचार्य चाणक्य ने गुप्तचरी में स्त्रियों की भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। मौर्य काल में स्त्री गुप्तचरों की संख्या पुरुष गुप्तचरों से कम न थी। ऐसी ब्राह्मणी जिसका राजमहल में सम्मान हो और रनिवास में और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ आना जाना हो, ऐसी स्त्रियों को परिव्राजिका कहा जाता था। इनका कार्य राज्याधिकारियों और कर्मचारियों से भेद लेकर राजा तक पहुँचाना था। इसके अतिरिक्त बातचीत में कुशल गरीब स्त्रियां या विधवाएं जो धन की आकांक्षी होती थी और राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के यहाँ परिचारिका अर्थात सेविका के रूप में कार्य करती थी, ऐसे स्त्री गुप्तचरों को भी परिव्राजिका के अंतर्गत शामिल किया जाता था। अर्थशास्त्र में परिव्राजिका के अतिरिक्त अन्य गुप्तचर स्त्रियों का भी उल्लेख है जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी अस्मिता का भी उत्सर्ग करने को तत्पर रहती थी। ऐसे कार्यों के लिए रूपवती स्त्रियों का चयन होता था। उन्हें गायन, नृत्य, अभिनय, श्रृंगार कला, युद्ध कला और सब प्रकार की छल विद्याओं में प्रशिक्षित किया जाता था। ये स्त्रियां आंतरिक शत्रुओं, शत्रु राज्य के सैनिकों, राज्याधिकारियों या शत्रु राजाओं को अपने प्रेम पास में फंसाकर राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भेदों को जानने का कार्य करती थी। और यदि राज्य की सुरक्षा के लिए शत्रु की हत्या करना आवश्यक हो तो उनकी छल पूर्वक हत्या कर देती थी। इस कार्य को आसानी से करने के लिए कौटिल्य ने 20 कन्याओं का भी उल्लेख किया है। ये ऐसी स्त्रियां होती थी जो बचपन से ही जंगली विषैले फलों को खाया करती थी अथवा इन्हें बचपन से ही जानबूझकर इसी उद्देश्य के साथ अल्प मात्रा में विष देकर तैयार किया जाता था। मौर्य काल में अनेक प्रकार के गुप्तचर विभाग बनाए गए थे जो राजा तक सूचनाओं को पहुंचाते थे और साथ ही यह भी प्रबंध किया गया था कि एक गुप्तचर विभाग की खुफिया जानकारियां दूसरे गुप्तचर विभाग तक न पहुंच सकें। फिर भी एक गुप्तचर विभाग दूसरे गुप्तचर विभाग के साथ तालमेल के साथ एक ही उद्देश्य के लिए काम करते थे। गूढ़ पुरुष गुप्त सूत्रों को विशेष लिपियों में लिखकर प्रेषित करते थे जिसे सामान्य मनुष्य न पढ़ सके। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को राजा का नेत्र कहा गया है और साथ ही राजा को यह भी हिदायत दी गई है कि केवल एक ही गुप्तचर की बातों पर कभी विश्वास न करें। वह किसी गुप्त सूत्र पर तभी विश्वास करे जब उसे कम से कम 3 गुप्तचरों द्वारा वही सूचना मिली। जो गुप्तचर बार बार असत्य समाचार लाता हो या अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से न करता हो उसके लिए गुप्त तरीके से कठिन दंड के प्रावधान किए गए थे। आचार्य चाणक्य ने गुप्तचरों की नियुक्ति और गुप्तचर विभाग की स्थापना के लिए जो बातें बताई हैं वो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।